नमस्कार, एराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक बायोलॉजी का बेसिक सा छोटा सा एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो 11th क्लास का और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगेगा, बने रहिए मेरे साथ। ओके, हम लोग बायोलॉजी में लिविंग वर्ड पढ़ेंगे, बट लिविंग वर्ड पढ़ने से पहले हम लोग एक बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं बायोलॉजी का। हम लोग बात करते हैं कि बायोलॉजी जो होती है इसका मतलब क्या होता है। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो जब हम लोग बायोलॉजी के मतलब की बात कर रहे हैं, बायोलॉजी के मीन्स की बात कर रहे हैं, तो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि बायोलॉजी जो टर्म है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक हमारा बायोस, दूसरा हमारा लॉजस। एक बायोस, दूसरा लॉजस, ये दो चीज़ों से मिलके हमारा ये बायोलॉजी शब्द है जो बना है। अब हमें समझना यहाँ पे यह है कि ये जो बायोस है, ये बायोस कहाँ से आया। तो बायोस जो शब्द है ये एक ग्रीक टर्म है। ये एक कैसा टर्म है? ग्रीक टर्म है। और इस ग्रीक शब्द से ही हमारा बायोस शब्द है जो आया। और लॉजस का मतलब हमारा होता है अध्ययन। और बायोस जो है, इस बायोस का मतलब है जीवन। अब हम यहां पर यह समझ रहे हैं कि बायोलॉजी, बायोस ग्रीक टर्म जिसका मतलब यह है जीवन, लॉजस का मतलब है अध्ययन करना। तो हम ये बात कर रहे हैं यहां पर कि जहां पर भी जीवन का अध्ययन किया जाता है, जहां पर भी जीवन का अध्ययन किया जाता है, उस सब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? उस सब्जेक्ट को हम कहेंगे बायोलॉजी। क्लियर है? इतनी सी बात है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं तो उस सब्जेक्ट में हमें किसी एक ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने उन पर अच्छा या सबसे पहले या सबसे महत्वपूर्ण काम किया होता है, तो हम उनके रेफरेंस में उनको क्रेडिट देते हैं। तो हम बायोलॉजी के रेफरेंस में फादर ऑफ बायोलॉजी जो कहते हैं वो हम अरिस्टोटल को कहते हैं, जिन्हें हम अरस्तु कहते हैं। तो हमारा फादर ऑफ बायोलॉजी कौन हो गया? तो फादर ऑफ बायोलॉजी हमारे अरस्तु हो गए। वहीं पर हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हमारा ये जो बायोलॉजी शब्द है, ये बायोलॉजी शब्द किसने दिया? तो ये बायोलॉजी शब्द दो साइंटिस्ट थे। एक थे लेमार्क और दूसरे हमारे जो थे ट्रीवेरियंस। दूसरे हमारे साइंटिस्ट जो थे ट्रीवेरियंस। ये ट्रीवेरियंस और लेमार्क जो है, इन दोनों ने मिलकर के जो टर्म दिया, उस टर्म का नाम था बायोलॉजी। इस स्लाइड में हम लोगों ने देखा बायोलॉजी, बायोस प्लस लॉजस मतलब जीवन का अध्ययन, मतलब सजीवों का अध्ययन। और ये जो हमारा फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो अरस्तु है, और ये जो टर्म है बायोलॉजी वो दिया था लेमार्क और ट्रेविरियंस ने। आगे बढ़े, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में बात कर रहे हैं। अब बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेज है, बट हम यहाँ पर दो मेजर ब्रांच को डिस्कस करेंगे। वो हमारी दो मेजर ब्रांच जो है, एक है बॉटनी, एक है जूलॉजी। हाँ, बातें छोटी है, आप लोगों को बहुत छोटी लग रही होगी कि क्या पढ़ रहे हैं, बट जब किसी चीज को पढ़ रहे होते हैं तो उसका बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अब हम लोग जहां बॉटनी की बात कर रहे हैं, बॉटनी को कहते हैं वनस्पति विज्ञान, और जूलॉजी को कहते हैं जंतु विज्ञान।
ठीक है। बॉटनी, जहां हम जिन्हें वनस्पति विज्ञान कहते हैं, जूलॉजी जिन्हें हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं। अब वनस्पति विज्ञान के अंदर हम लोग डिस्कशन करते हैं, हम लोग बातें करते हैं, वो करते हैं प्लांट के बारे में। अगर आपसे कोई पूछा जाए, कभी पूछा जाए कि वनस्पति विज्ञान में किसकी स्टडी करते हैं, तो प्लांट की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट। वहीं अगर जूलॉजी के बारे में, तो हम लोग यहाँ एनिमल की स्टडी करते हैं। हाँ, बेसिक है, छोटे से टर्म है, बट आगे बढ़ते हैं। अब फादर ऑफ बॉटनी, अब फादर ऑफ बॉटनी की जब हम बात कर रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि जो थियोफ्रेस्टस नामक जो साइंटिस्ट थे, थियोफ्रेस्टस, इन थियोफ्रेस्टस नामक साइंटिस्ट को हम लोगों ने फादर ऑफ बॉटनी कहा। वहीं फादर ऑफ जूलॉजी की बात कर रहे हैं, तो फादर ऑफ बायोलॉजी जो है, जो हमारे फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु है, वही हमारे कौन है, वही हमारे फादर ऑफ जूलॉजी है। ठीक है, इतनी सी बातें क्लियर है, आगे बढ़े। ओके, हाँ, अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे बायोलॉजी, तो बातें कर ली कि बायोस प्लस लॉजस मतलब सजीवों का अध्ययन, फिर बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी स्टडी अबाउट प्लांट, जूलॉजी स्टडी अबाउट यहाँ स्टडी ऑफ एनिमल्स। फिर फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु। अब हमारा जो मेन टॉपिक था, हम यहां पर आते हैं लिविंग वर्ल्ड, सजीव जगत। सजीव जगत, जीव जिसमें जीवन पाया जाता है। परिभाषा लिखी हुई है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवितों को जिनमें जीवन पाया जाता है, उन्हें सजीव कहा जाता है। मतलब जिनके अंदर भी जीवन पाया जाता है, उन्हें हम कहते हैं सजीव। जीवन क्या होता है हम आगे डिस्कशन करेंगे, बट आपको यहीं से मैं एक छोटी सी बातें समझा देता हूं कि एक मैं हूं, एक ये पेन है। अब कौन लिविंग है, कौन नॉन लिविंग है, तो हम ये कह सकते हैं कि पेन हमारे पास नॉन लिविंग है, क्योंकि इसमें कोई जीवन नहीं है। वही अगर मेरी बात करूं तो मेरे में जीवन है, मेरे सामने जो कैमरा है निर्जीव है, उसमें कोई जीवन नहीं है। यही तो एक डिफरेंशिएशन है जीवन, जो लिविंग और नॉन लिविंग का। ठीक है, अब लिविंग जो होते हैं, लिविंग प्रॉपर्टीज क्या होती है हम लोग आगे बात करेंगे, बट अगर हम सजीव जगत की बात कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसी लिविंग थिंग या ऐसी कोई थिंग जिसके अंदर जीवन पाया जाता है, उन्हें हम सजीव कहते हैं। यहां पर मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज बैक्टीरिया, फंजाई मतलब कवक, एनिमल जंतु, प्लांट पादप, ये सारी क्या है, लिविंग थिंग है। बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल्स, प्लांट, ये सारी की सारी कैसी है, लिविंग थिंग्स है। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, यही तो मेन बात थी कि लिविंग क्या है। हम लोग ये बात कर रहे हैं कि व्हाट इज लिविंग थिंग। तो लिविंग थिंग के लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज का होना बहुत जरूरी है, तभी हम कहेंगे कि ये एक लिविंग थिंग है। पहली प्रॉपर्टी कि अगर वो लिविंग्स है, वो सजीव है, तो उसके पास क्या होना चाहिए, सेल होनी चाहिए। उसके पास क्या होनी चाहिए, सेल होनी चाहिए, मतलब कि उसके पास कोशिका होनी चाहिए। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी, उसके पास कोशिका होनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टीज ये है कि उसमें जीव द्रव्य होता है।
उसमें जीव द्रव्य पाया जाता है। वही सजीवों की तीसरी प्रॉपर्टीज की मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है। उसमें क्या होता है? मेटाबॉलिक रिएक्शन, जीव द्रव्य क्रियाएं, या इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं जैव रासायनिक अभिक्रिया, ये ज्यादा सही रहेगा, जैव रासायनिक अभिक्रिया। अब मेटाबॉलिक रिएक्शन उसमें होनी चाहिए, फिर उसके पास उसमें वृद्धि होनी चाहिए, उसमें ग्रोथ होनी चाहिए, उसके पास प्रजनन करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, वो सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन करता हो, वो गति करता हो, और उसमें जीवन चक्र पाया जाता हो। ये सारी बातें हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, बट यहाँ आप लोग ये समझिए कि एक सजीव को सजीव बनने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज का होना जरूरी है, जिसमें पहले नंबर पे है सेल। अगर सेल होगी तो हम कहेंगे कि यस दिस इज द लिविंग प्रॉपर्टीज। सेकंड जिसमें हम बात करें प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य, यस दिस इज द लिविंग थिंग प्रॉपर्टीज। थर्ड हम बात करेंगे मेटाबॉलिक रिएक्शन, यस जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होनी चाहिए। फोर्थ हम बात करेंगे ग्रोथ, उसमें वृद्धि होनी चाहिए। फिफ्थ हम बात करेंगे उसमें रिप्रोडक्शन, हाँ उसमें प्रजनन भी होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे उसमें गति होनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे उसमें जीवन चक्र का भी होना आवश्यक है। ठीक है, ये पांच छह प्रॉपर्टीज है, ये एक सजीव को सजीव बनाती है। ओके, हाँ जी। अब हम एक एक प्रॉपर्टीज को डिस्कशन करेंगे। हमारे पास सबसे पहला फीचर है सेल, कोशिका। कोशिका, सेल, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इसी से मिलकर तो शरीर बना होता है। कि हमारा शरीर क्या है, तो हम कहते हैं कि ये एक ग्रुप ऑफ सेल है जो आगे जा करके एक पूरे बॉडी का निर्माण करता है, कुछ इस तरीके से। ये मैं जनरली ग्रुप ऑफ सेल बना रहा हूँ। तो सेल जो है वो पहला फीचर है कि किसी भी लिविंग को लिविंग बनने के लिए उसके पास सेल का होना बहुत जरूरी है। और सेल क्या है, तो हम कहते हैं कि सेल शरीर की रचनात्मक मतलब की रचना करती है, एक स्ट्रक्चर प्रदान करती है, वही शरीर की क्रियाएं संपन्न करती है। तो ये क्या है, शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सेल की जो खोज है, सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां से कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जो आपसे कंपटीशन में बार बार पूछे जा रहे हैं और पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो हम लोग ये बात करते हैं कि पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका जो है शतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका है। शतुरमुर्ग का जो अंडा है वो सबसे बड़ी कोशिका है। तो फिर सेकंड क्वेश्चन, भाई सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि सबसे छोटी कोशिका जो है वो हमारी माइकोप्लाज्मा। वो क्या है, माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी, पृथ्वी पर सबसे बड़ी शतुरमुर्ग का अंडा, पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका, तो हम लोग कहते हैं माइकोप्लाज्मा। अब हम एनिमल के केस में बात कर लेते हैं कि भाई एनिमल सेल में कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, कौन सबसे लंबा है, कौन सी कोशिका सबसे छोटी है, कौन सी कोशिका सबसे बड़ी है और कौन सी कोशिका सबसे लंबी है। तो हम लोग ये बात करते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका जो है, अगर हम एनिमल की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होती है अंडाणु।
एग सेल। वहीं अगर हम लोग सबसे छोटी कोशिका की या सबसे छोटी सेल की बात करें तो हम बोलते हैं शुक्राणु, स्पर्म। वहीं सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो हम कहते हैं तंत्रिका, नर्व सेल। यह सबसे लंबी कोशिकाएं होती है। यह आपसे बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। ये बात कर रहे हैं पृथ्वी की कि हाँ, अर्थ क्रस्ट पर सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। वही अगर एनिमल के केस में बात करते हैं तो एनिमल के केस में सबसे बड़ी कोशिका हमारा एग होगी, सबसे छोटी कोशिका हमारा स्पर्म है और सबसे लंबी कोशिका है वो तंत्रिका। ठीक है, तो पहला फीचर कंप्लीट हुआ। सेल, सेल जरूरी है एक सजीव को सजीव बनाने के लिए। हम बात करते हैं हमारे सेकंड फीचर की तरफ। हाँ जी, सेकंड जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। अब यहां क्वेश्चन ये आ रहा है कि प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य कहेंगे किसे, जीव द्रव्य होता क्या है। तो सेल जो है उस सेल के अंदर पाया जाता है जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य किन किन से मिलकर बना होता है तो हम कहते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, न्यूक्लियस। इनसे मिलकर के बना होता है हमारा जीव द्रव्य। अब ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टीज है, ये सेकंड फीचर है। हम ये कह रहे हैं कि सजीव को सजीव बनना है तो उसमें सेकंड प्रॉपर्टीज, उसमें जीव द्रव्य होना चाहिए। फिर हम ये बात करेंगे जीव द्रव्य क्या होता है, तो कह रहे हैं कि जीव द्रव्य जो है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। ये जो होता है ये हमारा जीव द्रव्य होता है। किस में पाया जाता है, सेल में पाया जाता है। सपोज ये सेल है और ये सेल की न्यूक्लियर सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली बोलते हैं इसको, या कोशिका कला भी बोल सकते हैं। सेकंड, ये जो दिख रहा है आपको ये हमारा है केंद्रक। और बाकी जो हमारे बीच में ये जो इतना ये पोर्शन दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ये एक सेल है, ये सेल का सबसे बाहरी स्ट्रक्चर। हम एनिमल सेल के केस में बात कर रहे हैं जो सेल मेम्ब्रेन, फिर कोशिका द्रव्य, ये पूरा सेल के अंदर जो कोलाइडी पदार्थ होता है वो कोशिका द्रव्य, फिर सेल के सेंटर में हमारा है केंद्रक। इनसे मिलकर के बना होता है प्रोटोप्लाज्म। सेल, सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य, ये एक लिविंग को लिविंग बनाता है। एक लिविंग थिंग को लिविंग बनाने के लिए उसमें ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। आगे बात करें थर्ड। अब ये हमारा तीसरा फीचर है जिसमें हम लोग ये बात कर रहे हैं कि लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स बनाने के लिए और क्या चीजें जरूरी है, तो हम कहते हैं कि उसके अंदर जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का होना बहुत जरूरी है। अगर जैव रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं होगी तो हम उसको लिविंग थिंग्स नहीं कहेंगे। अब जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है, तो हम ये कह रहे हैं कि सजीवों में होने वाली संपूर्ण क्रियाएं, जो संपूर्ण क्रियाएं होती है उनको हम लोग जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। और सजीवों में जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उसको हम लोग बोलते हैं उपापचय क्रियाएं। मेटाबॉलिज्म। ये उपापचय क्रियाएं जो होती है ये दो प्रकार की होती है। पहला एनाबॉलिज्म, दूसरा कैटाबॉलिज्म। समझते हैं ये क्या चीजें हैं, ये नए टर्म क्या है, चलिए बात करते हैं। एनाबॉलिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं उपचय, एनाबॉलिज्म, इसी को ही हम निर्माणकारी क्रियाएं कह रहे हैं। तो नाम से पता चल रहा है कि निर्माणकारी, कुछ तो बन रहा है। सपोज मैं आपको समझा देता हूं कि 1 + 1 = 2।
मतलब दो चीजें जुड़ करके कुछ तो बन रहा है। वही दूसरा जो है अपचय, जिसको बोलते हैं कैटाबोलिज्म, मतलब कि विघटनात्मक क्रियाएं। विघटनात्मक, हम ये कह रहे हैं विघटनात्मक मतलब कि कुछ टूट रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो दो है उस दो को हम 1+1 में तोड़ भी तो सकते हैं। यहां पर ये बात कह रहे हैं कि समथिंग फॉर्मेशन, कुछ बन रहा है, यहां पर कुछ टूट रहा है, दैट इज कॉल्ड कैटाबोलिज्म। और जहां कुछ बन रहा है वो क्या है, हमारी एनाबोलिज्म। और ये किसके पार्ट है, ये मेटाबॉलिज्म के पार्ट है। कुछ एग्जांपल लेकर के समझते हैं। जैसे कि प्लांट जो है वो प्लांट एक रिएक्शन करते हैं, उस रिएक्शन का नाम है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। अब ये प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यह सनलाइट की प्रेजेंस में सूर्य की प्रेजेंस में या सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में कुछ बना रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर या सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में C6H12O6 मतलब कि शुगर बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है और साथ में ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है। यहां पर कुछ बना, क्या बना, C6H12O6। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये कैसी है, निर्माणकारी क्रियाएं हैं। कैसी क्रियाएं हैं, निर्माणकारी क्रियाएं हैं। वहीं हम सेकंड बात कर रहे हैं विघटनात्मक क्रियाएं। इस क्रियाओं को देखो, अब हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है, ये जो C6H12O6 ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूट करके CO2, H2O और एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इसको ही तो हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन। इसको क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन, श्वसन। अच्छा, अब आप लोग कहोगे कि श्वसन तो वो होता है सांस लेना सांस छोड़ना, नहीं, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। यहां पर मैं रेस्पायरेशन की बात कर रहा हूं। सांस लेना और सांस छोड़ना तो ब्रीदिंग है। एनर्जी का जो फॉर्मेशन हो रहा है, या ये जो C6H12O6 ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी बना रही है और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में जो तोड़ रही है, इस क्रिया को हम लोग रेस्पायरेशन कहते हैं। और यहाँ पर क्या हुआ, ये जो हमारे मॉलिक्यूल है, ये जो शुगर के मॉलिक्यूल है, इसको इन्होंने ब्रेक डाउन कर दिया, मतलब कि तोड़ दिया। तो ये कैसी क्रियाएं होगी, ये विघटनात्मक क्रियाएं होगी। चलिए एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि तीसरा जो पॉइंट है लिविंग प्रॉपर्टीज का, वो है इसमें जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। जैव रासायनिक अभिक्रिया ये होती है जो एक ह्यूमन बॉडी में होती है, एक जीव में, एक सजीव में। ह्यूमन बॉडी में क्यों बोल रहा हूँ, सजीव पूरे ही जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया से लेकर के मेजर से मेजर ऑर्गेनिज्म तक, जिसमें एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म ये दोनों ही मेटाबॉलिज्म के पार्ट है। एनाबोलिज्म में कुछ बन रहा है, जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल ले लिया कि हाँ, फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंस में ग्लूकोज बना है, ये ग्लूकोज हमने खाया और हमारी बॉडी में ये ग्लूकोज गया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो ये वाली प्रोसेस तो क्या कर रही है, तोड़ रही है ना। और वही एनाबोलिज्म क्या कर रहा है, कुछ बना रहा है। तो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, ये भी लिविंग प्रॉपर्टीज का एक फीचर है। आगे बढ़े, सेकंड, अब ग्रोथ, वृद्धि। ओके, वृद्धि, ग्रोथ क्या होती है। पहले आप बच्चे थे, फिर बड़े हुए, आगे जाकर के बूढ़े हो जाओगे, पहले आपका वेट कम था, फिर और बढ़ गया,
मतलब कहीं ना कहीं आपका वेट बढ़ा है, कहीं ना कहीं आपकी हाइट बढ़ी है। तो यहाँ वेट या हाइट से क्या मतलब है कि हमारे में ग्रोथ हुई है। तो ग्रोथ का सीधा सीधा मतलब है कि शरीर का भार बढ़ना या कोशिकाओं की संख्या बढ़ना। ये शरीर का भार या कोशिकाओं की संख्या बढ़ना क्या कहलाता है? ये ग्रोथ कहलाता है। पहले कोई बच्चा होगा जो आगे जाकर के बड़ा हो गया, मतलब कि बड़ा हुआ तो कोशिकाएं तो डेफिनेटली डिवाइड होकर बनी होगी, मतलब कि उसकी संख्या तो बड़ी होगी, और जब बड़ा हुआ है तो उसकी साइज भी बड़ी है। तो हम लोग कहते हैं कि ग्रोथ जो है वो भी सजीवों का एक गुण है। बट इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ग्रोथ जो है सजीवों का स्पेसिफिक गुण है। नहीं, ग्रोथ जो है वो निर्जीव में भी हो सकती है। ग्रोथ जो है वो निर्जीव में भी हो सकती है। कैसे? आपने रेत के टीले देखे होंगे, पहले इतने होंगे, फिर हवा चली, फिर इसमें मिट्टी जम गई, और मिट्टी जम गई तो फिर इन टीलों की साइज और बढ़ गई। वहीं आप शिमला या मनाली घूमने जाते हो तो पहले माउंटेन जो पहाड़ जो है उनकी हाइट इतनी होती है, फिर उन पर स्नोफॉल हो जाता है और उनकी हाइट है वो बढ़ जाती है। इसका मतलब ग्रोथ तो उनमें भी हुई है। इसीलिए हम ये बात कह रहे हैं कि ग्रोथ जो है यह विशिष्ट लक्षण जो है वो नहीं है कि हाँ होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है, ये निर्जीव में भी हो सकती है। यहां पर ये लिखा हुआ है कि ग्रोथ जो है वो विशिष्ट लक्षण नहीं है, मतलब ये सजीवों में हो ही हो और निर्जीव में ना हो, ऐसा नहीं है। रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट फीचर रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रजनन। नाम से पता चल रहा है, कई बार तो मतलब नाम से ही पता चल जाता है कि हाँ इसका मतलब क्या होता है। दो चीजों से मिलकर बना है, री प्लस प्रोडक्शन। अब री का मतलब होता है दोबारा, प्रोडक्शन मतलब कुछ प्रोड्यूस करना, कुछ बनाना। अब रिप्रोडक्शन क्या है? तो हम ये कह रहे हैं कि अपने समान, ध्यान देना, अपने समान नई संतति पैदा करना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। अपने समान नई संतति पैदा करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। वही यहां पर भी ये पॉइंट आ गया, रिप्रोडक्शन जो है वो विशिष्ट लक्षण नहीं है। अब ये तो गड़बड़ वाली बात है कि ये विशिष्ट लक्षण नहीं है। हाँ सही बात है, विशिष्ट लक्षण नहीं है। हर सजीव में रिप्रोडक्शन हो ये जरूरी नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं कि विशिष्ट लक्षण नहीं है। सजीवों में रिप्रोडक्शन होगा पर प्रत्येक सजीव में रिप्रोडक्शन हो ना, ये जरूरी नहीं। जैसे हमारे पास खच्चर है, खच्चर क्या है? एक हाइब्रिड वेरिएंट है डंकी और हॉर्स का। अब ये डंकी और हॉर्स का जो हाइब्रिड वेरिएंट है, इसमें जो है ये खच्चर जो है वो स्टेराइल होता है, ये बंदी होता है, ये आगे जाकर के रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। बट हम इसको ऑर्गेनिज्म तो फिर भी कहेंगे क्योंकि बाकी सारी प्रॉपर्टीज तो है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये भी एक विशिष्ट लक्षण नहीं है। आगे बढ़े, नेक्स्ट संवेदनशीलता और अनुकूलता। संवेदनशीलता जो और अनुकूलता जो है ये क्या है? ये एक विशिष्ट लक्षण है। कैसे? संवेदनशीलता, अगर किसी ने आकर के मुझे चाटा रख दिया तो मुझे पता चलेगा, मुझे दर्द होगा। हाँ, किसी ने तो थप्पड़ लगाई है। भाई मैं अगर इस टेबल को, कैमरे को या पेन को फेंक के मारूं तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो निर्जीव है। अब सजीव जो है तो सजीवों में क्या होगी? सेंसिटिविटी होगी, संवेदनशीलता होगी। संवेदनशीलता क्या है? वातावरण में परिवर्तनों का अनुभव, बाहरी वातावरण जो है उसमें परिवर्तन हो रहे हैं उसका अनुभव कर रहे हैं। आपको ठंड लग रही है, आपको पता चल रहा है, इसका मतलब आप सेंसिटिव है। आप सेंसिटिव है तो आप ऑर्गेनिज्म है। अब आप बोलोगे कि सर प्लांट, हाँ प्लांट के केस में भी है, प्लांट को भी सेंसिटिविटी का पता चलता है, टेम्परेचर का, एनवायरमेंट का, सब चीजें। एक प्लांट है जिस प्लांट का नाम है मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका, ये जो मिमोसा पुडिका है ये एक छुई मुई का पौधा है। इसकी पत्तियों को आप क्या करते हो? टच करोगे तो ये आपस में सिकुड़ जाएगी, मतलब सेंसिटिव है। तो
पर इसने भी इसको टच किया, पता चला, इसने अपनी पत्तियां सिकुड़ दी, सेंसिटिव तो है, वातावरण के बाहरी जो अनुभव है उसका उसको पता चल रहा है, सेंसिटिव है। वही अनुकूलता, बाहरी संवेदना जो है, बाहरी संवेदनाओं को ग्रहण करके शरीर में जो परिवर्तन आते हैं उस परिवर्तन से हमें बचाती है, वो है अनुकूलता। सपोज कुछ महीने बाद ठंड आएगी, आपको ठंड लगेगी तो आपके शरीर में क्या होगी, कंपी होगी, है ना। तो वो क्या है, वो एडेप्टेशन होगा उस ठंड के लिए, आप उस ठंड के उस प्रति आपका, तो संवेदनशीलता का अनुभव करके उसके प्रति एडेप्ट होना क्या कहलाता है, अनुकूलता कहलाता है। यह भी विशिष्ट लक्षण है, यह भी कैसा है, विशिष्ट लक्षण है। ठीक है, आगे बढ़े। मोमेंट, गति विशिष्ट लक्षण नहीं है, सब गति करे ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ प्लांट है जो गति करते हैं, कुछ है जो नहीं करते हैं। अब बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, प्लांट गति करते हैं? हाँ, एक प्लांट है, हम उसको प्लांट, एल्गी प्लांट का ही पार्ट है, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि एक प्लांट है जिनका नाम है क्लेमाइडोमोनास। ये क्लेमाइडोमोनास जो है वो एक कोशिकीय प्लांट है, या ये कह सकते हैं एल्गी है, जो क्या करती है, गति करती है। पर ऐसा नहीं है कि पीपल का पेड़ आज यहाँ है कल दूसरे दिन कहीं चला जाएगा, नहीं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये कभी भी विशिष्ट लक्षण तो नहीं है। आगे बढ़ें। जीवन चक्र, हाँ जी, जीवन चक्र की हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर कोई सजीव जो है तो उसके अंदर जीवन चक्र होगा। जीवन चक्र क्या मतलब, उसका जन्म होगा, और उसका जन्म होगा तो उस जन्म से उसके डेथ तक जो चक्र चलता है, उसके जन्म से जो डेथ हो रही है, इसको हम लोग कह रहे हैं जीवन चक्र। और जीवन चक्र हर सजीवों में पाया जाता है। तो ठीक है, एक क्विकली रिवीजन कर देते हैं कि आज हम लोगों ने क्या देखा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया बायोलॉजी, और बायोलॉजी का पहला चैप्टर था वो था हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीव क्या है। तो हम लोगों ने कहा कि कुछ प्रॉपर्टीज है जो सजीवों को सजीव बनाती है। क्या? तो हम लोगों ने बात की कि सेल का होना जरूरी, यस सर, सेल बहुत जरूरी है। सेकंड हमने बात की इसमें प्रोटोप्लाज्म, हाँ, सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, ये भी एक प्रॉपर्टीज है। प्रोटोप्लाज्म के अंदर मतलब कि सेल के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन चल रही है, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं चल रही है, ये भी एक प्रॉपर्टीज है किसकी, सजीवों की। अब ध्यान से सुनना यहाँ पे, सेल, प्रोटोप्लाज्म और हमारा जैव रासायनिक अभिक्रियाएं और अनुकूलता या संवेदनशीलता जो है, ये सारे कैसे कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है विशिष्ट लक्षण, ये सजीवों में पाए ही जाएंगे, इनका कोई अपवाद नहीं होगा। और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये विशिष्ट लक्षण नहीं है। ग्रोथ जो है निर्जीव में भी हो सकती है, इसीलिए विशिष्ट लक्षण नहीं कहेंगे। जनन जो है वो सारे सजीवों में हो ये जरूरी नहीं है, इसीलिए हम उसको भी विशिष्ट लक्षण नहीं कहेंगे। यहीं पर हम आज की क्लास खत्म करते हैं। आगे बने रहिए एराइज क्लासेस के साथ, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।